अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय है और पार्टियों को टिकट बांटने में छींकें आ गई। कार्यकर्ताओं ने इतना परेशान किया, इतना रुलाया पॉलिटिकल पार्टीज को कि शायद विधायकी और सांसदी के चुनाव में भी किसी भी संगठन को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने झेला है। कहीं मार हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं पैसा लेकर टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। आज इसके सभी पहलू पर हम चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं और इतने शानदार होते हैं कि इनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो ये निकाय चुनाव है ये बड़ा ज़बरदस्त है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के लिए एसिड टेस्ट है। टिकट बंटवारे के पहले दोनों पार्टियों में ज़बरदस्त घमासान। कार्यकर्ताओं ने टिकट पाने के लिए हर तरह का जोर लगाया और जहां जोर नहीं चला वहां मारपीट भी कर ली, मुक्का भी चला लिया, पैसा भी चला लिया। हर तरह के मसले इस बार इस चुनाव में, निकाय चुनाव में चल रहे हैं। दो ही टिकट की बड़ी इज्जत है, एक बीजेपी की और दूसरी समाजवादी पार्टी की, बाकी उसके बाद हैं। ये चुनाव चूंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को ताकत देनी होती है, उनकी मदद करनी होती है, उनको पॉलिटिकली अपलिफ्ट करना होता है। लिहाजा इस चुनाव में संगठन भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तकरीबन हर जिले में, हर शहर में आपने ये तस्वीर देखी होगी कि टिकट बंटवारे को लेकर बम्पर बवाल हुआ। होना भी चाहिए, सबका चुनाव है ये, विधायकी नहीं है, सांसदी नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता का चुनाव है। लेकिन बहनों भाइयों, ये चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से दो पार्टियों के लिए बेहद अहम है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इसमें एक तीसरी प्लेयर है बहुजन समाज पार्टी। उसने एक बड़ा दांव चला है, वही दांव चला है जो 2022 में मायावती ने चला था। 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मायावती ने समाजवादी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। मायावती ने मुसलमानों को फोकस करके नगर निगम के टिकट दिए हैं मेयर पद के। अचानक से उमड़े इस मुसलमान प्रेम का मायावती का कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी को हराना, उसके वोट काटना, या फिर मुसलमानों को अपने पाले में लाकर दलित मुसलमान गठजोड़ के जरिए लोकसभा चुनाव में अपनी धमाकेदार वापसी? मायावती का राजनीतिक मकसद क्या है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि याद करिए, इसके पहले जब मेयरल इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए थे तो अलीगढ़ और मेरठ सीट पर बहुजन समाज पार्टी के मेयर चुने गए थे। समाजवादी पार्टी का कोई मेयर नहीं था उस वक्त। लेकिन अब 2017 से अब बहुत हवा बह चुकी है, माहौल राजनीतिक रूप से बदल चुका है। तो मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार उसे चाहिए, नगर निगम में भी बनाया जाए। ऑलरेडी 25 सालों से तमाम महानगर निगमों में, अधिकांश नगर निगमों में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी तब भी जीत कराती थी जब वो उत्तर प्रदेश में हुकूमत में भी नहीं होते थे। यानी नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबदबा लंबे समय से चला आ रहा है। जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर होती थी, बेदखल रहती थी, उसके विधायक सांसद कम होते थे, लेकिन मेयरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल काम था। वो हमेशा जीतते आए हैं। तो अब केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, मेयर इलेक्शन में पहले से जीते रहे हैं। अब बीजेपी चाहती है ट्रिपल इंजन। लेकिन क्या शहरों के हालात हैं, और शहरों में जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राज कर रही है वहां की स्थिति क्या है? बीजेपी किस मुद्दे पर वोट मांग रही है, ये भी देखना पड़ेगा। अब आइए समाजवादी पार्टी। 2022 के चुनाव में 36% वोट शेयर वाली ये पार्टी नगर निकाय चुनाव के जरिए 2022 का कुछ प्रतिशोध लेना चाहती है बीजेपी से, कुछ बदला लेना चाहती है। क्या कामयाबी हाथ लगेगी? वैसे समाजवादी पार्टी कभी शहरों में बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए नहीं जानी जाती रही है, लेकिन अब जैसा मैंने पहले कहा, माहौल बदल चुका है। लेकिन बहनों भाइयों, ये माहौल कितना बदला है? इस माहौल में दो और भी खिलाड़ी हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और इसके अलावा तीसरा फैक्टर है निर्दलीय का। मत भूलिए कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव
पार्टी से अधिक कहीं व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं। यहां व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सिंबल पीछे होता है। कुछ एक शहरों को छोड़ दें, लखनऊ वगैरह, तो व्यक्तित्व तो बड़ा महत्वपूर्ण कारक है इस चुनाव में। तो तमाम इंडिपेंडेंट खेल खराब करते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी 8-10 हज़ार वोट तो गायब कर ही देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को क्या कुछ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। टिकट बहुत चुन चुन कर बांटे गए हैं, बहुत सोच समझ कर बांटे गए हैं, और ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी यही किया है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए हैं कि शहरों की हालत ख़राब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति ख़राब है, नया कोई काम नहीं हो रहा है, शहरों में नालियां पटी पड़ी हैं, हर शहर में गंदगी है और ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। बीजेपी कह रही ट्रिपल इंजन कर दो, पूरे शहर का कायाकल्प करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम आज इस विषय पर डिबेट करेंगे कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट, अन्य दलों की क्या राजनीति है उत्तर प्रदेश में, और निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। आज डिबेट का यही केंद्र बिंदु है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 6 वर्ष पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तन करके चलता था, व्यापारी दुपकता था, महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, इन 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर रहा है, महिलाएं स्कूल अपने बाजार जा रही हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले पड़ करके गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों। जनता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों के कुशासन से त्रस्त है। ऐसे में इस बार उसे कांग्रेस पार्टी से उम्मीद दिखाई दे रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है। अब एक और मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में जबरदस्त प्रचार कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद 3 शहरों का दौरा प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन से अभी प्रचार काम शुरू नहीं हुआ है। बीजेपी इन सब मामलों में अपोजिशन से बहुत आगे रहती है। अपोजिशन को शायद होश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कार्यक्रम कितना आगे बढ़ चुका है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, कालीचरण स्नेही जी जाने माने दलित समाज के चिंतक हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, और प्रियम कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्ष से कुछ थ्रेट महसूस हो रही है आपकी पार्टी को? देखिए, विपक्ष, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, आपने अपने ही विश्लेषण में बताया कि बाकी पार्टियों में टिकट के भी लाले, सपा में लोग आ रहे हैं और भाजपा की टिकट सबसे कीमती है। तो जहां तक बात है कि लोग किसको चुनना चाहते हैं, लोग किधर आना चाहते हैं, प्रत्याशियों में ही एक बहुत बड़ी वो है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट उन्हें मिले। लेकिन जो बात लगातार सामने आ रही है कि पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का लगातार शहरों में अच्छा प्रदर्शन रहा है, और इधर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा जिस तरह कार्य कर रही है, मुझे लगता है नए बने नगर निगम शाहजहांपुर सहित 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर अपनी विजय पताका काफी मार्जिन से फहराएंगे। तो जो बात ये है, हाँ, चुनाव है, परीक्षा है, परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा में सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उसमें प्रतिशत नंबर का आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सारी परीक्षाओं में फर्स्ट क्लास पास। हीरो वाजपेयी जी, आपके पास प्रत्याशी तक नहीं है, आपको छीन कर प्रत्याशी लाना पड़ता है, बल्कि उसको आसान भाषा में यूँ कह लें कि उधार के प्रत्याशी पर बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ता है। आखिर शाहजहांपुर में ऐसा क्यों हुआ कि आपके पास अपने प्रत्याशी तक नहीं थे? आपको समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को अपनी पार्टी में लाकर ओवरनाइट, रातों रात टिकट दिया गया। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि
रातों रात बदलती है, कई चीजें बदलती है। हाँ, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा और लोग धीरे धीरे उनकी विचारधारा से भंग आने लगे हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते, और परिवार जब बढ़ता है तो नए लोग जुड़ते भी। सर ये बताओ, हमने आप आपने अपने देखा कि बहुत कार्यकर्ताओं को जमीनी क्या मैसेज दे कार्यकर्ताओं रहे को हो टिकट दिया है। कि वो आप क्या लखनऊ के वो मेयर सिर्फ को देख कार्यकर्ता लीजिए, बने सुषमा रहें और टिकट सुषमा सपा खरगवाल वाले को आके ले टिकट जाएं दिया, आपके यहाँ, कार्यकर्ता है। आपके यहाँ आके सपाई टिकट ले जाएं, कार्यकर्ता नहीं, नारा लेकिन अब लगाएं। आप 16 नगर निगम देखिए, 16 नगर निगम में कार्यकर्ता टिकट पाए, वो कार्यकर्ता टिकट पाए जो जमीन पर काम करते थे। पार्टी ने आज उनको वहां दिया। हाँ, सपा को एक बहुत झटका लगा और ये विश्वास भी धीरे धीरे होने लगा कि लोकसभा में भी प्रत्याशी भाग जाएंगे उनके। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक करके अपनी जेबी पार्टी बना लिया है कि जैसा मन मर्जी होगा करेंगे, और इसके कई उदाहरण हैं, आप कहेंगे तो मैं गिना भी सकता हूं। नहीं, देखिए ऐसा है, किन परिस्थितियों में तमाम काम होते हैं, पार्टियों की अपनी रणनीति होती है, और कहीं कहीं विपक्षी पार्टी को राजनीति में झटका भी दिया जाता है। मुझे लगता है कि सुरेश खन्ना, ये पार्टी किसी की निजी पार्टी नहीं है, ना आदरणीय मोदी जी की निजी पार्टी, ना आदरणीय योगी जी की निजी पार्टी है, किसी की निजी पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कमल के फूल के निशान की पार्टी है, ये विचार की पार्टी है, और ये हमेशा अनवरत चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ऑलराइट, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप संडा जी, आप अपनी प्रत्याशी तक नहीं बचा पा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जब आप अभी बाहर तक नहीं निकले हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता आधा उत्तर प्रदेश मत चुके हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं जहां ये प्रतीत होता है कि आप चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? हम चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। उन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है जो लंबे समय से क्षेत्र में काम करके इस भाजपा सरकार की असफलताओं को, इसकी तानाशाही को, और इसके जनप्रतिनिधियों की, खास करके जो नगर निकायों में जनप्रतिनिधि हैं, उनकी गैर जिम्मेदारी और असफलताओं को जनता के सामने ले जा रहे थे जी। और ये चुनाव, आपने भी खुद इस बात को स्वीकार किया और हम सब लोग जानते हैं, ये स्थानीय मुद्दों के चुनाव होते हैं। अब अभी आज मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक करीब 1.5 मिनट का वीडियो देखा, जो उन्होंने अपील जारी की उत्तर प्रदेश की जनता से। प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहा है कि भाई हमको बचाइए, हमको इसमें बहुमत दिलाइए, नहीं तो अपराधी और माफिया भी हो जाएंगे। आप बताइए, नगर निकाय के चुनाव से अपराधी और माफिया का क्या मतलब है? अभी हमारे हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे, पर आप तो उसके नाम पर भी वोट नहीं मांग रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं, आप तो निकल ही नहीं रहे हैं कि आप वोट मांगे। नहीं, हमारा काम पूरा हो रहा है। बहुत जल्दी हमारे प्रचारक निकलेंगे और पूरे क्षेत्रों का दौरा 100 होगा। मीटर की दौड़ है, और अगला निश्चित तौर स्टार्ट कर चुका है, और अभी आप जूते के फीते भी नहीं बांध पाए। मेरी बात पूरी हो जाने ब्रजेश भाई। अभी हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे कि अरे छोड़ो वाजपेयी जी को, मेरी सवाल का जवाब दो। नहीं, हम तैयार हैं पूरी तरीके से, हम तैयार हैं, और हमारे क्यों वाजपेयी जी के चक्कर पड़े हो? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, वाजपेयी क्यों नहीं फील्ड में दिख रहे हो? वाजपेयी जी ने, आपके नेता प्रचार में क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी आपके ही सवाल के जवाब में कहा कि हमारी पार्टी में कोई झंझट नहीं है। अभी इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने इलाहाबाद के एक उप मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अभी शाहजहांपुर की बात हुई, मुख्यमंत्री नगर निकाय के चुनाव में अपने नगर निकायों में इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की 2 टॉप बीजेपी लीडर लड़ रहे हैं, आपको तो पेट्रोल लेके घूमना चाहिए था। नहीं, देखिए हमारे लोग आप ये गोल्डन चांस खो देते हैं। हम कोई 2-3 दिन आपको सोना नहीं चाहिए था इस मुद्दे पे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने फिर कहा, और हमारी अपनी रणनीति बनी हुई है। हम चुनाव में पूरी गंभीरता से हैं और पूरी मजबूती से भारतीय। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर इनको इतना आश्वस्त हैं जैसा बता रहे हैं बीजेपी वाले, और हम इतने कमजोर हैं, तो अभी कल इन्होंने एक गीत जारी किया है, अभद्रता, अमर्यादित भाषा, अहंकार और बिलो द बेल्ट वार। वो गीत ही अकेले तो इस बात का प्रमाण है। कभी जवाब भी दोगे? कितनी बौखलाई, कि सिर्फ सहोगे? मैं तो जब सहोगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जवाब दे दो, अभी शांत हो जाते। मैं तो आप खुद ही सहते जा रहे हो, वो अपना देखिए, हम मीटर बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोगों की जिस दिन सहना बंद कर देंगे उस दिन हमले बंद हो जाएंगे। देखिए ऐसा है,
अब ये बात का क्या रोना कि साहब ऐसे कह रहे थे वैसे नहीं, कह मैं रहे तो थे। ये इनकी सच्चाई बता रहा हूं, इनके संस्कार की कलई खोल रहा हूं, बता रहा हूं कि कितने संस्कारी लोग हैं। कई मैंने ऐसे बदमाश, माफिया या उद्दंड किस्म के लोग देखे हैं जो किसी के सामने जाते हैं तो बड़ा एक विनम्र चेहरा लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी असलियत सामने आ जाती है। वही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। और उसके जवाब में हमारा जो एक गीत आया है, उस आप गीत को नियम और नैतिकता की बात कर रहे हो, राजनीति और युद्ध में ये सब नहीं देखा जाता, अंत में परिणाम देखा जाता है। देखिए, परिणाम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम ये समाज नैतिकता और की बातें बाद में हों, हम चुनाव भी अभी तो उन्होंने आपको दे दिया, चिपका दिया। देखिए, उसका मुझे लगता है जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप तो क्यों आप वो मुद्दा उठा रहे हो जो फर्क नहीं पड़ना? खुद खोल रहे हैं, वो अपनी कलई खुद खोल रहे हैं। और इसका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ये के आपकी मनोबल कमजोरी पे- है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उनको। नहीं, कौन सा जवाब आपके नहीं दे टॉप रहे हैं? लीडर के खिलाफ उन्होंने अरे, ऐसा वीडियो जारी आप मुझे किया, बताइए, आप जवाब तक नहीं दे पाए हैं। हम इनके हर नगर निकाय के, तो हम वो अगर कुसंस्कारी हो गए तो हम भी कुसंस्कारी हो मैं जाएंगे। थोड़ी कह रहा हूँ कि गाली दो, हम उनकी सहो फिर ना, हम उनकी सहो। नहीं, गाली सहने का भी। और ये भी जान लीजिए ब्रजेश जी, आप शब्द सुनने वाला कभी कमजोर नहीं होता है, ये उसका बड़प्पन होता है कि अब शब्द सुनता है। और वो दोनों के संस्कार अपने आप जनता के सामने पता चल जाते हैं। तो All भाजपा के क्या संस्कार हैं वो भी जाहिर बहुत है। शुक्रिया आपका। और मैं हमारे क्या संस्कार हैं वो भी जाहिर बहुत है। धन्यवाद। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। अंशु, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस का चुनाव चढ़ेगा उत्तर प्रदेश में, कुछ मेहनत करेंगे आप लोग, दिखेगा, लेकिन टिकट बांटने के बाद मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस इस चुनाव में कोई खास दिलचस्पी दिखा रही है। अमेठी में भी मैंने देखा कई जगहों पर तो टिकट ही नहीं बांटे, वो लोग काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। ब्रजेश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और निर्देशन में, और उसके साथ पे हमारे शानदार प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी जी, जो दलित समाज से आते हैं। तो आदरणीय नकुल दुबे जी के नेतृत्व में, सभी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में ये जितने इंजन हैं, जब पहला मेन इंजन फेल होता है तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सभी इंजन अब फेल हो चुके हैं। आप मेन उत्तर इंजन प्रदेश जो से फेल होता है, होपलेस उसके बाद हैं फिर सेकंड, थर्ड या चलता फिर है। सारा ध्यान कर्नाटक तो- पे है? नहीं, कर्नाटक पर तो है ही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने डेट ही वो डिसाइड की है। आप देखिए ना, 13 मई को ही उत्तर प्रदेश के परिणाम आएंगे और 13 मई को वो कर्नाटक के भी आएंगे, क्योंकि इनको कर्नाटक का परिणाम पता है। इसीलिए उसे छिपाने के लिए, क्योंकि इनका जो कुछ बचा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बचा, बाकी सब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। भाई साहब, आपके पास कर्नाटक कुछ में बचा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल बचा है। हमारे लिए तो पाने को बचा है। इनके पास जो है वो साफ हो रहा, हमारे पास तो पाने को आप है। और क्या पाना जनता- चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, अब क्या प्रदेश अचीव की करना जनता, चाहते हैं? ब्रजेश जी, इस बात को रियलाइज कर रही है कि हमने गलत लोगों को चुन लिया। क्योंकि 2019 में भी जब इन्होंने वोट मांगा था तो ये कहा था 5 साल काफी नहीं, हमें और मौका दीजिए। जो सीएनजी की बसें पहली बार इस देश के लोगों ने देखी शहरों में, वो कांग्रेस पार्टी ने चलाई। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिवोल्यूशन मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 1.5 लाख करोड़ का काम हुआ, सीवर का, सड़क का, पानी का। इन्होंने कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम तो बीजेपी के साथ ही कहते हैं, यही राजधानी में भी रहते हैं। लखनऊ में स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई एक चीज बता दे, क्या बनाए? एक भी चीज गिना नहीं सकते। कोई नया अस्पताल बनाया हो गिला दे, कोई नया मोहल्ला विकसित किया हो। हमने तो गोमती नगर बनाया था, जहां पे ये भी शायद रहते होंगे। एक नया मोहल्ला, एक नया अस्पताल, एक नया स्कूल नहीं दे पाए लखनऊ को। हमने लखनऊ को 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय है, उसके साथ तमाम। पर ये बात जो टेलीविजन पर बोल रहे हो, आपके कार्यकर्ता या नेता सड़क पर ये बात कहते कहीं दिख नहीं रहे? कहते हैं ब्रजेश जी, कहते हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में अब जनता नए इंजन को कांग्रेस के रूप में चुनने जा रही, क्योंकि ये सभी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सब बेकार। दूसरा, गाने को लेकर बात हो रही थी। देखिए, ये बढ़िया सेटिंग है कि हम आधे घंटे में रिलीज कर रहे हैं, अगले 1 घंटे में आप भी रिलीज कर दो। तो ये सारी जो नूरा कुश्ती है, ये किस प्रदेश में की नूरा जनता कुश्ती चल रही है? नहीं, ये देखिए ना, नाम लेके बोलो, नाम लेके। आधा घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी का गाना आता है, ओके। 1 घंटे के बाद जो है दूसरा गाना आ जाता है। मतलब अब मुझे सपा आप वाले बोल रहे हैं बताइए कि हमें गाली दो, ये कहलवाए हैं बीजेपी से ना। आप ये देखिए ना कि दूसरा गाना, इनका भी कोई गाना आया है, इनका भी गाना आया है।
तो ये जो गानेबाजी चल रही है इसमें उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। आप भी मतलब ये मिल के एक दूसरे को गरिया के आपस में चुनाव फिक्स किए हुए हैं। जी ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान मुद्दों से हटकर सिर्फ इन दोनों लोगों के बीच रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये समझना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड कंक्लूड कर रहा हूं। बीजेपी और आरएसएस के लोग चाइनीज हटाओ का बड़ा अभियान चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में कूड़ा उठाने का काम इन्होंने चाइनीज कंपनी को दे दिया, जिसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं क्या हालत है लखनऊ में। तो बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रेम कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने मायावती की लिस्ट ज़रूर देखी होगी सर, और ये पाया होगा कि 17 में 11 मुसलमानों को टिकट उन्होंने दिया है। और आप याद करें तो असेंबली इलेक्शन में भी 122 टिकट या तो मुसलमानों के थे या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सजातीय प्रत्याशियों को दिए गए थे। क्या वही पुरानी स्ट्रेटजी है कि समाजवादी पार्टी को रोकना, या फिर मायावती चाहती हैं कि मुसलमान उनके पाले में आएं ज़्यादा से ज़्यादा? जी ब्रजेश जी, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपना राइवल जो है समाजवादी पार्टी को ही मानती है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था, खुलकर कहा था, चुनाव के बाद भी कहा था, जब भी मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी को ही अपना वो राइवल मानती है। तो समाजवादी बीएसपी की जो रणनीति बनती है वो समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने की या उनके वोट बैंक में हिस्सेदारी करने की होती है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मायावती जी अपनी रणनीति उसी हिसाब से चल रही है, कोई नया बदलाव नहीं है विधानसभा से लेकर अब तक। अब है कि पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें बीएसपी को अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली। उस बीएसपी को बीजेपी के ही सपोर्टिव के तौर पर देखा या माना गया, हालांकि थी या नहीं थी ये विवाद का विषय है। तो इस चुनाव में अगर बीएसपी ने अपने दमखम को, जनाधार को अगर वापस पाने में थोड़ी भी सफलता हासिल कर पाती हैं, चाहे उम्मीदवार के दम पर या फिर अपनी जातीय समीकरण के दम पर, तो वो कम से कम बीजेपी के सामने कौन है इसमें वो अपनी जगह बना सकती है। ये उनकी रणनीति है ताकि लोकसभा चुनाव आते आते बीएसपी एक बड़े फोर्स के रूप में चिन्हित की जाए, मानी जाए। ये उनकी कोशिश है। ये समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी के साथ में टक्कर लेनी है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अतीक अहमद का मर्डर और शूटर से इनकाउंटर इस चुनाव में बीजेपी की सहायता करेंगे? देखिए, ये जब ध्रुवीकरण की बात आती है और ध्रुवीकरण होता है तो आज की तारीख में उसका फायदा बीजेपी को ही होता है। ये निश्चित रूप से इसी वजह से रोज टेलीविजन स्क्रीन पर लेडी डॉन, शाइस्ता और तमाम तरह की स्टोरी सामने आ रही है। ये यूपी निकाय चुनाव तक चलेगा। उसके इससे पहले तक ये सारे लोग जो थे, खुद अतीक अहमद और दूसरे लोग जो थे, उनके न जमीन खोजी जा रही थी, न उनके बारे में संपत्ति का पता लगाया जा रहा था। लेकिन आज ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे योगी सरकार न्याय करने वाली है, जनता को उनकी जमीन लौटाने वाली है अतीक अहमद जो जिससे छीना है। तो प्रश्न ये है कि क्या अतीक अहमद के मरने का इंतजार था योगी सरकार को, कि वो मर जाएंगे तब योगी सरकार काम करेगी? क्या अतीक अहमद योगी सरकार से पावरफुल था? क्या न्यायपालिका से, प्रशासन से पावरफुल था कि अतीक अहमद मर जाएगा तभी लोगों को न्याय मिलेगा? ये भी प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न विपक्ष क्या मजबूती से उठा पाता है, काउंटर नैरेटिव दे पाता है? ये बड़ा सवाल है। यही लड़ाई है जो स्थानीय निकाय चुनाव में। आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, या इसमें कोई तीसरा हिस्सेदार भी है? नहीं, ये स्पष्ट है इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है। अब डेंट कितना लगाती है बीएसपी समाजवादी पार्टी को और अपने राजनीतिक भविष्य को कितना मजबूत करती है, ये इस चुनाव से देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। जी जी जी। कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं। कालीचरण जी, बहुत शुक्रिया आपका
जिस तरह निकाय चुनाव में टिकट बंटवारा हुआ या मायावती ने जिस तरह के टिकट बांटे, किस राह पर हैं वो, आप कुछ समझ पाए? अभी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रेम कुमार जी ने बहुत ढंग से विश्लेषित किया है, तथ्यात्मक तरीके से बात को रखा है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, ये सही है कि आपको पता ही है कि कभी कभी निकाय चुनावों को या इन चुनावों को पार्टी लेवल पर बीएसपी ने महत्व नहीं दिया है, कई बार उससे अलग अलग भी रहने की कोशिश की है, लेकिन इस बार नहीं। हाँ, लेकिन इस बार जो है पुरतोड़ तरीके से, देखिए एक तो ये है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप में अब बीएसपी ने, जैसे भी मैंने देखा कि बहन जी के एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि अब पुराने मान्यवर कांसीराम के फार्मूले पर पार्टी काम करेगी। इसका मतलब है कि जो सामाजिक ताने बाने का जो मामला है उसको फिर से बहुजनों के बीच में वो करने वाली हैं, और निश्चय ही जो अल्पसंख्यक हैं या मुसलमान तबके के जो लोग हैं उनको उन्होंने तवज्जो इसीलिए दी है। और यही कारण है कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा में भी ये कहा गया था कि सपा जो है हारी नहीं है, भाजपा ने हराया नहीं है, बल्कि बीएसपी के द्वारा हराया गया है। आज नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी है, पहले पन्ने पे पहली खबर, आपने जरूर पढ़ी होगी या देखी होगी या सुनी होगी कि ताज कॉरिडोर में सीबीआई को अभियोजन की स्वीकृति एक अभियुक्त के खिलाफ मिल गई है। मुझे ध्यान है कि उसमें मायावती के नाम की जो प्रोसीडिंग्स थी वो ड्रॉप हो गई थी। ये सब क्या डरवाने के लिए तो नहीं है? नहीं, देखिए राजनीति में जैसा कि वाजपेयी जी कह रहे थे कि परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलती है। अब मैं नहीं कह सकता कि उसमें क्या है, ये तो सियासतदान जाने, लेकिन ये निश्चय है कि पार्टी को इस बार बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, और निश्चय ही ये जो अल्पसंख्यक वोटों की जो ध्रुवीकरण की बात है इसको चुनौती तो है, क्योंकि सपा का दावा, और ये भी सही बात है कि यहाँ मुख्य मुकाबला हम देखते हैं कोई भी चुनाव हो तो सपा और भाजपा के बीच में कर दिया जाता है, बीएसपी को तवज्जो नहीं दी जाती है। नहीं, तवज्जो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि पिछली बार तो उनके दो मेयर थे। हाँ, नहीं ठीक है, ये सही। जिस रणनीति की तरफ मायावती बढ़ रही हैं, इस बार उससे गंभीर प्रश्न ये खड़ा होता है स्नेही जी कि वो खुद जीतना चाहती हैं या किसी को हराना चाहती। देखिए, कोई हारेगा तो उसका आज लाभ नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि मुख्य मुकाबला तो यह, जैसा कि कहा प्रेम कुमार जी ने भी कहा है कि मुख्य मुकाबला तो सपा और बीएसपी के अंतर्गत ही होना है। आप ये कहना चाहते हैं कि मायावती के लिए दुश्मन नंबर 1 समाजवादी पार्टी, बीजेपी नहीं? नहीं, मुझे ये असल में देखिए कि भाजपा के प्रति जो दृष्टिकोण दलितों का है और अल्पसंख्यकों का है वो स्पष्ट है, उसमें कोई गुमराह करने की आवश्यकता उतनी नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि जो और तबके के वोट हैं, सवर्ण तबके के वोट हैं, उनको जैसे अब के मुसलमानों को 11 मेयर के पदों पर दिया है, और स्वाभाविक रूप में वो अपनी जगह है नगर निगम चुनावों में अपनी जगह मजबूत पकड़ भी रखते हैं। यही कारण है, असंतुलित है लिस्ट, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि उनका वोट शेयर 14% 15% 16% है, टिकट आप उनको कितने दे रहे हैं? 60%। तो सवाल बट नेचुरल है कि उठेगा। हाँ, नहीं वो आप सही कह रहे हैं। असल में आपको भी थोड़ा लगा होगा कि ये क्या व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? असल में क्या है कि सपा की जो दावेदारी है, देखिए अभी जो है माननीय अखिलेश जी महू गए हैं बाबा साहब की जयंती पर, और उन्होंने वहां जाकर के बाबा साहब को नमन किया है, तो एक मैसेज तो दिया ही है, हमारे वोट को छेड़ोगे, हाँ स्वाभाविक, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक यही होता है, बिल्कुल होता ही है। हाँ, और लगभग वोट बैंक सपा का इनका लगभग एक ही है। जी, ऑलराइट। बीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए। बीरेन जी, निकाय चुनाव कैसा चल रहा है? माफिया को मिट्टी में मिलाने के नाम पर भी वोट लिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती ने मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देकर समाजवादी पार्टी को गहरा डेंट मारा है। बीजेपी कह रही 2 इंजन तो दिए हो, अब तीसरा भी दे दो। देखिए, तीसरा इंजन तो बीजेपी के पास उस बुरे दौर में भी रहा है जब वो विधानसभा या लोकसभा में कम सीटें जीतती थी। तो ये चुनाव तो बीजेपी 17 जो मेयर हैं नगर निगम, ये कह रही कि हम 17 पे जीत हासिल करेंगे, और जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव में काटापीटी चल रही है कि हम तुम्हारा काटें तुम हमारा काटो, और बीजेपी के लिए रास्ता खुला छूटा है। तो ये साफ है कि मायावती मुसलमान प्रत्याशी के माध्यम से साफ करती हैं कि हम मुसलमान को अधिक से अधिक वोट लेंगे, और अखिलेश यादव के पास मुसलमान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो जितना वोट घूमेगा उतना बीजेपी, जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा है। देखिए, सियासत में पार्टियों का ना कोई चरित्र बचा ना नेताओं का, क्योंकि इनके लिए सब दल बदलू इनको सबको चाहिए।
कि जो जीतने वाला हो, जिसको ये पसंद आ जाए कि ये जीत सकता है, किसी दल में हो, उसको अपने साथ मिला लो, और वो प्रत्याशी भी अपना चाहता है उसी हिसाब से। आज इस देश में लगातार चुनाव होते हैं, मतदाता ये सोचता है कि इस बार कोई ऐसा आएगा जो सब कुछ बदल के रख देगा, इस बार कोई ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और चुनाव जीतने के बाद लोग उसी ढर्रे पर काम करने लगते हैं। अब तो राजनेताओं ने यह तक सोच लिया है कि किसी दल से उनका कोई विश्वास नहीं बचा है, जो पार्टी टिकट दे दे वही उनकी पार्टी है। तो जब इस तरह की व्यवस्था हो गई तो आप चुनाव में आप सोचिए कि क्या होगा, क्या नियम कानून सिद्धांत का कोई मतलब रह जाता है। ये नगर निगम के चुनाव बीजेपी को लाभ देने वाले चुनाव हमेशा माने गए। उसके पीछे ये माना गया कि बीजेपी शहरों की पार्टी रही, बनियों की पार्टी मानी गई। धीरे धीरे उसने ओबीसी समाज में पकड़ बनाई, अब वो दलित समाज में जा रही है। मायावती का ये कहना है कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मतलब हमारा वोट हमें मिले न मिले, भाजपा को मिल जाए लेकिन सपा को ना मिले। तो भाजपा तो बिना मांगे पाए रही है, फायदे में है। देखिए आज का चुनाव क्या कोई मुद्दे पर, विकास पे लड़ा जा रहा है। अतीक अहमद का जो मामला है, जो हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है, कहीं वो एक्सप्रेसवे पर उस पर चर्चा होती है, कहीं रोजगार पर, कहीं पर स्टेडियम बनाने पर, मेट्रो रेल को आगे बढ़ाने पर, इन सब पर कहाँ वोट मांगा जाता है। जबकि मेट्रो रेल तो योगी सरकार भी कई जगह बनाने जा रही है, आगरा और गोरखपुर में, लेकिन वो अपनी उपलब्धियों पर नहीं, वो हिंदू मुसलमान पर ज़्यादा वोट मांगते हैं क्योंकि उसमें आसानी से वोट मिलता है। और अपराध पर वोट लेना बीजेपी के लिए बहुत आसान भी है। नगर निगम का जो चुनाव है उसमें देखिए योगी जी ने कल भाषण दिया सहारनपुर में कि रंगदारी और न फिरौती, अब यूपी में नहीं है किसी की बपौती। मतलब न रंगदारी न फिरौती, अब यूपी किसी की नहीं रहा बपौती। तो जो माफिया नहीं अब महोत्सव, कर्फ्यू नहीं अब कांवड़ यात्रा, ये एक बयान इस तरह के आ रहे हैं। तो ये एक ध्रुवीकरण करते हैं, साफ है कि सियासत में परिवर्तन हो ना हो, लेकिन वोट मिले, सीट जीती जाए, यही एक पैमाना है। आपने प्रचार की बात कही, ये बात सुनी हम लोगों ने, बात सही है कि अभी और दल बीजेपी के मुकाबले प्रचार में बहुत पीछे हैं, और ये कब तक पीछे रहेंगे ये देखना ये तय होगा, ये जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी को नगर पालिकाओं और नगर निगमों में हरा पाना आसान नहीं है। ऐसे में जब कांग्रेस, बसपा, सपा सब अलग अलग लड़ रही हूँ, यूपी में सपा प्रमुख विपक्षी दल है लेकिन नगर निगम में कोई सीट नहीं है। अब देखिए क्या होता है, टिकट को लेके सब जगह सिर्फ फुटौल है, कोई जो है आग लगा ले रहा है, तो कोई दफ्तर पे आके हंगामा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सुनिएगा कि जब हर बात देखी जा रही चुनाव के नफ़े नुकसान से, फिर कौन आंख मिलाकर बात करेगा अपनी जुबान से। और दिन को रात, रात को दिन कहने में व्यस्त नेता हैं, और परिवारवाद, परिवार तंत्र के पोषक लोकतंत्र बचाने पर बयान दे रहे हैं। कहते हैं कि जो नेता हार जाता है और जीतने का चस्का बड़ा बुरा है, कि मैं तो बाजी हार कर बेफिक्र होकर चल दिया, जीतने वालों को जी चस्का लग गया, ये अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट्स हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी इस वक्त मौजूद हैं। हीरो वाजपेयी जी, बहुत से ऐसे नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, नगर पालिका हैं और पंचायत हैं जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी है। आज आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी पार्टी के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं कि इतने वक्त से आप लोग नगर निगम, पालिका और पंचायत में हैं, उसके बावजूद शहरों की दुर्दशा है। शहरों में नालियाँ पटी पड़ी हैं, ट्रैफिक सिस्टम खराब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, शहरों में साफ सफाई नहीं होती। देखिए, अखिलेश यादव पिछले कई साल से विधानसभा में निकले, बीच में तो निकले ही नहीं।
ट्विटर से पार्टी चलाते रहे, उतरते ही नहीं, जाते ही नहीं, अभी भी देखने नहीं जा रहे कि भाई क्यों नगर निगम, क्यों नगर निकाय भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। आपकी इस अनर्गल बयानबाजी की बात, क्योंकि आपको जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है कि अगर लोग कार्य नहीं करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी। सजग हो गई है, मीडिया इतनी सजग है कि हर चीज दिखाती है, लोग अब घर बैठे तमाम चीजों की जानकारी कर लेते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी को मीडिया रिपोर्टों का ही संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्यों सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन पे लगातार मोहर लगा रही है। ये सब बिना काम के नहीं हो सकता। तीन इंजन लेने के बाद भी शहरों की दुर्दशा वाजपेयी जी क्यों है? जनता का विश्वास है। ये तीन इंजन के बावजूद शहरों की हालत खराब। देखिए, कहने की बात है, देखिए जितनी सुविधाएं जुटती हैं, जैसे मेट्रो बन रही है, जब तक मेट्रो का पहला फेज शुरू होता है शहरों की आबादी बढ़ रही है। धीरे धीरे सैटेलाइट शहर जब बनेंगे लोग वही अवस्थी रुक जाइए, मैं आऊंगा प्लीज अपनी बारी में। कारण है पूरे हिंदुस्तान के विकास का असर पड़ता है। एक काम गिना दे। हाँ, अभी आपको समय दूंगा, आप अपने बारे में बोल लेना, जस्ट वेट। हाँ वाजपेयी जी कंप्लीट करो आप। पूरे हिंदुस्तान में जो ये हमारा आबादी का घनत्व शहरों में हो रहा है उसमें असर पड़ता है। दिल्ली में मेट्रो पे मेट्रो बनती चली जा रही, नई बनती चली जा रही, फिर भी आबादी का घनत्व असर डालता है। विकास कार्य हो रहे, सरकारें विकास की वजह से ही चुनी जाती है। लाख आप मुद्दे गिनाएं, लेकिन यदि आदमी को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो वो वोट नहीं देगा आपको। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से जनता को जो सुविधाएं दी है उसके आधार पर नगर निगम में विजयी होती है। देखिए, चिल्लाने को कोई भी चिल्ला सकता है। अंशु अवस्थी जी 20 काम बताते हो, 20 काम गिना सकते, लेकिन कहां है कांग्रेस? क्यों नहीं जीतती? क्यों नहीं प्रत्याशी? अंशु रुक जाओ, कोई सड़क पर डिबेट नहीं, मैं दूंगा समय, अपनी बारी में सुन लो बात। वो आपकी बारी में नहीं बोलेंगे, गारंटीड है। आप अपनी अपनी बात रखें। मेरे साथ वैभव माहेश्वरी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। वैभव जी स्वागत आपका। आप तो हमसे बड़ा दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में क्रांति कर देगी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये हाफ करेंगे, ये माफ़ करेंगे। कहाँ कुछ तो आपका चुनाव प्रचार या कुछ लड़ते हुए कहाँ दिख रहे हैं आप? विजय जी, आम आदमी पार्टी इस चुनाव को बहुत ज़्यादा सीरियसली लड़ रही है और हर घर तक, हमारा तो तरीका ही है डोर टू डोर कैंपेन का, तो डोर टू डोर कैंपेन के जरिए इन चुनावों में बहुत ज़्यादा धनबल वैसे इस बार इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। बीजेपी को भरोसा है अपनी उसी राजनीति पर, हिंदू मुसलमान पर, उससे उनको वोट मिलेगा। उनके भी वोटिंग वगैरह दिख नहीं रहे हैं। अगर वो थोड़ा बहुत प्रचार कर भी रहे हैं तो गुंडा राज और जने इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं जो रेलिवेंट ही नहीं है इस चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मुद्दे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो हाउस टैक्स को आधा कर देंगे और पानी का जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा। और मेन चीज कि जो लोगों को जिन चीजों से वास्ता पड़ता है, पार्क हो गए, पार्कों में जिम लगे, झूले लगे, मेडिसिनल प्लांट लगे, मोहल्ला क्लिनिक बने, सीवर लाइन ठीक हो। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें अखबार के अंदर ये लिखा हुआ था कि 43% लखनऊ के अंदर अभी सीवर लाइन नहीं है। और दूसरी तरफ सारे लखनऊ में स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगे हुए, स्मार्ट सिटी का प्रचार है। तो क्या इनकी स्मार्ट सिटी में सीवर लाइन को जगह नहीं दी गई है? क्या इनकी स्मार्ट सिटी कुछ इसमें जो सीवर होगा क्या अंतरिक्ष में चला जाएगा या इसमें कमल खिलेगा? क्या करेंगे? ये हाफ माप साफ की राजनीति, दिल्ली की राजनीति थोड़ी है जो यहाँ चलेगी। यहाँ कौन पूछता है इन सब चीजों को? ये आपका जो मॉडल है यहाँ नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को जो ना बीजेपी ने प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है, शिक्षा से वंचित रखो, रोजगार से वंचित रखो, और जब परेशान हो जाए तो उसके बाद हिंदू मुसलमान में फंसा के वोट ले लो किसी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद मुद्दों की चर्चा होने लगी है और हाफ माफ इसलिए चलेगा क्योंकि महंगाई से सब लोग परेशान है। बीजेपी का आपके पास ना कोई वोट बैंक है, ना कोई ऐसे मुद्दे जिससे कि एक बड़े मासेस को आप अपनी तरफ प्रभावित कर सकें। हमारे लोग हर घर जा रहे हैं। आज हमारी लखनऊ की प्रत्याशी हैं अंजू भट्ट हैं, वो हर घर में जाके मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हर घर जाके यही बताना है कि भाई महंगाई से आप लोग इतने परेशान हो और आपकी जिंदगी के जो 90% काम होते हैं वो नगर निगमों से 25 सालों से बीजेपी को नगर निगम में हरा पाना, न बसपा हरा पाई थी न सपा। जब ये उरूज पे थे तब भी नहीं हरा पाए थे। आपकी तो अभी गिनती नहीं हो रही है।
ब्रिजेश जी, हमको इसकी बहुत ज्यादा आदत है कि बहुत इतिहास से कोई पार्टी हिली नहीं और हमने साफ कर दिया। दिल्ली में भी यही किया था और पंजाब में तो पूरे के पूरे राजनीतिक करियर ओवर कॉन्फिडेंट वाली बातें कर रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं। हमें 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 अपने मुद्दों पे बहुत भरोसा है, हमें अपने प्रचार के तरीकों पे भरोसा है, हमें अपने वॉलंटियर्स की फौज पर भरोसा है, हमें इन चीजों पर भरोसा है। पब्लिक कभी कभी सोचता, देखिए होता है दुष्प्रचार के चक्कर में पब्लिक कभी देर से सुनेगी, जल्दी नहीं सुनेगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार अगर उनको प्रत्याशी तो मिल गए हैं आपको उत्तर प्रदेश में लड़ाने के लिए? हाँ बिल्कुल, प्रत्याशी मिल गए हैं और संजय सिंह जी और तमाम स्टार प्रचारक जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग, प्रत्याशी हैं। और इसमें आने वाले समय में जैसे जैसे वोटिंग करीब आती जाएगी, हमारी जो मजबूत शुक्रिया आपका। अंशु अवस्थी, आप कुछ आउट ऑफ टर्न बोलना चाहते थे, अब मैं आपको मौका देता हूँ। आप बताएं, आप वाजपेयी जी को क्या जवाब देना चाहते थे? आप अपनी बात कह लें, फिर मैं सवाल करता हूं। ये कांग्रेस की बात करेंगे, दूसरे लोगों की बात करेंगे, लेकिन ये जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि हीरो वाजपेयी जी, आप लखनऊ में कोई एक नया काम गिना दीजिए, कोई आपने नया एक बेड ही कहीं डाला हो, हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, तो बता दीजिए। बता नहीं पाएंगे। प्रदेश की राजधानी की हालत है कि अस्पतालों की बुरी हालत है, सीवर लाइनों की पोजीशन, तो ये सीधे आएंगे पार्टी पर। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता तय करेगी। और आपका जो इस बार का ये झूठ का पुलिंदा है, ये खुल चुका है। अब आपको 9 साल मिल गए केंद्र में पहला इंजन, और 7 साल हो गए आपके दूसरे इंजन को। अब ये सारे इंजन धराशायी होंगे, क्योंकि जनता अब इनके झूठ से पक चुकी है। इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई चरम पर आप लोगों के कैंपेन में ये सब चीजें दिख नहीं रही है ना? बिल्कुल है ब्रजेश जी, बिल्कुल है। और ये दूसरा एक झूठ जो सबसे बड़ा फैलाते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं। साहब, जनता का 100 रुपए का तेल डलवा, शहर में फ्री राशन कोई मुद्दा नहीं है। आप टैक्स लेकर राशन दे रहे हैं, तो आप कैसा ये फ्री हुआ? ये सब इनके जो झूठ है। और शहर में जानते हो मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है अतिक्रमण, साफ सफाई और राजधानी को लेकर प्रॉपर नालियों का और सीवर के ट्रीटमेंट, राजधानी में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के भ्रष्टाचार, ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभाव, ये सब चीजें शहरी मुद्दे हैं। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। मुख्यमंत्री आवास के नजदीक लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जो बच्चियां पढ़ने जा रही हैं उनको मारा जा रहा है। थैंक यू। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। ओके, अनूप संडा जी, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी को लगता है कि आप बीजेपी के 25 साल के नगर निगम, पालिका और पंचायत के शासन को आप चुनौती दे पाएंगे? ये मुद्दे हैं नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदारी और असफलता, संवेदनहीनता। और अभी चर्चा हो रही थी भाजपा की भी, बसपा की भी और हमारी पार्टी की भी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी की। आप तीनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा देख लीजिए किस तरीके के फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी अपराध मुक्त करने की बात कर रहे हैं नगर निकाय के चुनाव में, कह रहे हैं माफिया राज आ जाएगा। मायावती जी कुछ इस तरीके से टिकट बांट रही कि ऐसी शंका हो रही कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। किस तरीके से बांट रही? आप देखिए, अभी आप लोगों ने चर्चा आप बताओ ना, आप बोलो। कि 60% वोट अल्पसंख्यक समाज को दे दिए, 60% टिकट नगर निगमों में। बुरा लगा? नहीं, बुरा लगने की बात नहीं। हम तो ये बताना चाहते हैं कि मुद्दों पे हम आए। हमारे नेता ने जब बात की तो बात की सड़कों की, हमारे नेता ने बात की सड़कों में सफाई की खराब व्यवस्था की, हमारे नेता ने बात की जल निकासी की उचित व्यवस्था ना होने की। आप लखनऊ की बात अभी अंशु अवस्थी जी कर रहे थे। आप लखनऊ में देख लीजिए कि जनजीवन के लिए जो आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है, लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क किसकी सरकार में बने। ये मेट्रो की बात करें तो मेट्रो किसकी सरकार में आई। और लखनऊ के विकास के लिए सबसे ज़्यादा काम किस पार्टी ने किया। आप स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, आप अमृत योजना लेके आए थे, लेकिन आपके पास सीवर की व्यवस्था नहीं, आपके पास जल निकासी की व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर आप वोट की बात कर रहे हो ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लखनऊ की सबसे खास जगह है हजरतगंज। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने 800 करोड़ लगा के हजरतगंज का सौंदर्यीकरण कराया था, उच्चीकरण कराया था और शानदार हजरतगंज बना कर दिया था। लेकिन आपको पता है, जब चुनाव हुए तो हजरतगंज वार्ड से मायावती की पार्टी को 10 वोट भी नहीं मिले।
देखिए, मैं इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये जरूर कहना Let's चाहूंगा, talk, इसके बारे में बात करिए। ये जरूर कहना चाहूंगा, हजरतगंज को कितना ब्यूटीफुल, आज भी देखिए मायावती का ही छाप दिखती है ब्रजेश जी, लेकिन वोट 10 भी नहीं मिले। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा काम जनता के सामने सही मुद्दे ले जाना है, सरकार की गैर जिम्मेदारी को ले जाना है। हमको जनता के विवेक में विश्वास है। और अगर जिसे भाजपा के मित्र बड़ा दावा कर रहे थे, ये वोट ठगने वाले लोग हैं। आप किसी मेट्रो में, किसी बस में सफ़र कर रहे हो, कोई जेब कतरा अगर वोट काट ले, आपकी जेब काट ले, पैसा साफ कर दे, तो जेब कतरा आपसे ज़्यादा योग्य और अच्छा थोड़ी ना हो गया। ये जेब काटने, वोट काटने वाले जेब कतरे हैं। ये देखिए, आप दावा कर रहे हैं कि आप मेट्रो ले आए लखनऊ में, ठीक है ले आए, 2017 में ना आप सब सीट हार गए थे लखनऊ में। मैंने फिर कहा ब्रजेश भाई, तो ये कोई फैक्टर नहीं है कि हमने ये किया इसलिए हमें वोट दे दो। क्योंकि बात जनता का मन है, बात नहीं मुद्दों की आई, मैंने ये बताने का शुरू किया कि समाजवादी पार्टी मूलभूत मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी जाति धर्म की राजनीति करके ओके, प्रेम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए, कई बारी ऐसा होता है कि कुछ नेताओं ने अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन पब्लिक ना उसका वोटिंग पैटर्न समझ में नहीं आता है कि वो उसका वोटिंग का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर वोट देती है पब्लिक। कई बारी जो लोग काम बिल्कुल नहीं करते हैं उनको लगातार हुकूमतें मिलती हैं, कुछ जो काम किए होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये जनता का क्या बिहेवियर है वोटिंग को लेके? देखिए ब्रजेश जी, इसका उत्तर देने के लिए हमें पूरे संसदीय प्रजातंत्र में जो बहुत बड़ी विकृति है वहां ध्यान दिलाना जरूरी मुझे लगता है। हमारे संसदीय प्रजातंत्र में सांसद बहुमत से नहीं जीतता है, वो सांसद सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला वो सांसद हो गया, लेकिन सरकार बनाने के लिए वही सांसदों का बहुमत चाहिए, वहां बहुमत का आधार सांसद हो जाता है। तो सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तरीकों से सांसदों को अपनी ओर करना, मैजिक फिगर नहीं है तो छोटे छोटे दलों को जोड़ना, तमाम तरह की चीजें होती हैं। ये विकृति हैं और ये विकृति नीचे के स्तर तक है। जनता के सीधे वोट से चुने जाने वाली व्यवस्था का नहीं होना एक बड़ा कारण है जिस पर ध्यान देना चाहिए। वोट में आप देखिए ना, 120 करोड़ हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं चुनाव आयोग के हिसाब से। उसके बावजूद हमारे शहरों की हालात देखिए, पालिकाओं की हालात देखिए, पंचायतों के हालात देखिए। हाँ, ये बिल्कुल ये प्रश्न आपने जो बहुत सटीक किया कि ये जनता से सीधे चुने जाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का जो पैटर्न है हमारा, क्या वो है? आज आप देखें योगी आदित्यनाथ जी के भाषण में क्या स्थानीय मुद्दे थे? क्या नहीं थे। चुनाव या वोट जो मांगे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर मांगे जा रहे हैं जैसे कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा हो, विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा हो। इस मामले में मैं मानूंगा कि आज अखिलेश यादव जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कोशिश की है कि स्थानीय मुद्दों पर रहा जाए, लेकिन एक चुनाव के ठीक पहले ऐसा करने से नहीं होगा। आपको लगातार स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय चुनाव लड़ने चाहिए, तब जाकर के आप मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो एक तरफा उसी तरीके से जनता वोट देगी, प्रतिनिधि वोट नहीं देगी, प्रतिनिधि को देख के, वो सिंबल को देख करके देगी, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वोट देगी। स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े ही नहीं जाएंगे। ये चुनौती है इस प्रजातंत्र की। जी एग्जैक्टली। मैं कालीचरण जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। कालीचरण जी, आप क्या मानते हैं कि इस बार जो विशेष तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता है और मुस्लिम मतदाता, इनका कोई गठजोड़ मायावती बनाने में कामयाब हो पाएंगी? विशेष तौर पर मैं निकाय चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। देखिए, चुनाव परिणामों तक हमें तो प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन ये निश्चय है, ये एक एक्सपेरिमेंट है ये। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, हर पार्टी कुछ एक्सपेरिमेंट करती है और बहुजन समाज पार्टी तो इसमें लगातार और भाजपा दोनों ही अपने अपने नए तरीके से प्रयोग करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयोग जो है निश्चय ही उनको ज़मीनी सफलता दिलाएगा, इसीलिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई है। अब देखिए, जहाँ तक जो सपा के वोट काटने का सवाल है, कहा जा रहा है कि बीएसपी के उम्मीदवार जो है इस तरह से खड़े किए गए कि सपा का वोट कटे। तो मतलब कोई, मैं तो देखता हूँ कि हमारे दलित बुद्धिजीवियों में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आप पार्टी है और कांग्रेस है, ये भी लगभग जो है भाजपा का वोट काट रहे हैं।
ये निश्चय ही है। तो निश्चय ही भाजपा का वोट भी जो है निश्चय, जैसे आप पार्टी जहाँ जहाँ बढ़ेगी शहरों में या जहाँ भी बढ़ेगी तो इनका वोट बैंक निश्चय ही वही है जो कि भाजपा का वोट बैंक है। कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। अब देखो लखनऊ के मेयर का ही चुनाव देख लीजिए, प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं, तो निश्चय ही लग रहा है कि कड़ी चुनौती भाजपा को होने वाली है। और इसका किससे कड़ी चुनौती होगी? आप किसको कड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं देखिए, अब स्वाभाविक रूप में आप जहां आपको वोट जो है आम आदमी पार्टी को लखनऊ में नहीं मतलब मैं ये कुछ भी, जैसे माना कि थोड़ा वोट भी काटते हैं, जैसा कि निर्दलीय कई बार नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये आखिरकार कोर वोट तो भाजपा का ही माना जाता है। मतलब आपको जो वोट मिलेंगे वो बीजेपी का वोट काट के लाएंगे? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के में सेंधमारी तो होती ही है जी। अब जैसे राष्ट्रीय स्तर पर ये हो रही है कि भाई गठजोड़ हो, लेकिन यदि निकाय चुनावों में इसकी शुरुआत की जाती, बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि ये आप आदमी पार्टी वाले आगे ज्यादा न बढ़े? नहीं अब देखिए, चूंकि उनको राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है, उन्हें बढ़ने का हक है लोकतंत्र में, और वो अपने उनके जो एजेंडे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें तो दलितों को फायदा ही होने वाला है। यदि बिजली माफ करते हैं, जल का नाम माफ करते हैं, तो स्वाभाविक रूप में चरण जी आप तो उल्टे हाथ से खेलने लगे। नहीं खेलने, दलितों को आप आम आदमी पार्टी की तरफ ठेल रहे हो। नहीं देखिए, अभी जो हमारे आदरणीय प्रेम कुमार जी ने जो बात कही है कि पैटर्न तो लोकसभा वाला ही, मतलब लोकसभा और विधानसभाओं का चलता है, क्योंकि आपने स्वयं ही कहा है कि यहाँ पर जो है हजरतगंज को इतना विकसित किया, इसके बाद भी बीएसपी को वोट नहीं मिले। मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी जाएं और देखें। हाँ, तो इसका यहाँ मतलब नई सीवर लाइन डालने से लेके ग्लोसाइन बोर्ड चेंज कराने तक का काम मायावती ने किया था। लेकिन हजरतगंज वार्ड से हारी भी थी वो उनकी पार्टी। नहीं, लेकिन मतलब यही है कि वोट जो है चाहे लोकसभा के लिए हो या विधानसभाओं के लिए हो, किसी के लिए हो, लगभग फिक्स सा हो गया है। थोड़ा प्रतिशत जो वोटों का है वो यहाँ वहाँ होता है। शुक्रिया आपका सर। जब से वैभव माहेश्वरी ने ये सुना कि काम के आधार पर यूपी में ज़्यादा स्कोप होता नहीं है चुनाव का, तब से उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बताइए भाई, कहाँ पर आपने तो देख लिया, काम का नतीजा यहाँ क्या है? मैंने वापस समेटो भैया, यहाँ कुछ ज़्यादा स्कोप है नहीं आप लोग के लिए। मैं आपकी बात सुन रहा था कि भाई नाली का चुनाव है, सफाई होनी चाहिए, सीवर का चुनाव है, सफाई होनी चाहिए, कूड़ा उठाने का चुनाव तो थी सफाई, भाई साहब हार गई थी वो। अब हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि 3 इंजनों की सरकार है। अब मुझे याद आ रहा था कि जो टॉप वाला इंजन है वो बता रहा था कि इस नाली की गैस से चाय बहुत बढ़िया बनती है, आप इससे चाय बना सकते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला इंजन है उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है, अगर चाय गैस से बनती है तो उसने नालियां गंदी छोड़ दी, मार गैस ही गैस, हर तरफ बदबू, हर तरफ फैली हुई है। 3 इंजन मिलके बस एक डब्बा खींच रहे हैं जिसमें सवारी नहीं है, सिर्फ अकेला अडानी बैठा हुआ है। 3 इंजन मिलके अडानी का डब्बा खींच रहे हैं। ये पूरी ट्रेन ही बीजेपी और अडानी के बीच की है। इसमें पब्लिक का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है। पब्लिक तो हिंदू मुस्लिम पर ही वोट देने के लिए लोग बात कर देते हैं। तो आम आदमी पार्टी तो फाइनली आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ ज्यादा स्कोप नहीं है? इस अप्रोच के साथ में हम लोग का चुनाव लड़ रहे हैं कि नाली की गैस से चाय नहीं बनाई जाती है, नाली की सफाई करके उसका प्रबंधन किया जाता है। इसलिए ये गंदगी फैलाने को ना रोजगार नहीं बनाना चाहिए कि उसके ऊपर नाली की गैस से चाय बना लो, फिर उसके ऊपर पकोड़े का ठेला लगा लो और बीटेक इंजीनियर जो वहां बैठकर पकोड़ा बेच रहा हो और मोदी जी के गुण गा रहा हो। तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं है। हम नहीं मानते कि ये स्मार्ट सिटी का तरीका है। मतलब 43% रिसीवर लखनऊ के अंदर नहीं है, स्मार्ट सिटी का ये क्लेम कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं है। हमें नहीं लगता कि कोई भी विकसित देश इतने घटिया पैरामीटर पर काम करता है और घटिया पैरामीटर्स को विकास का पैमाना बताता है। और मुझे नहीं लगता ऐसे किसी भी देश का नाम विदेशों में डंका बज रहा होगा जैसा कि क्लेम कर रहे हैं, जिसकी राजधानी में सीवर तक ना हो। ये बिल्कुल झूठ कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रचार हम नहीं कर सकते। हम रियलिटी को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और रियल इश्यूज को लेकर जा रहे हैं। पब्लिक आज नहीं तो कल इन समस्याओं से बहुत परेशान है और वो बदलाव जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब एक बेहद दिलचस्प और सामाजिक मसले की परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम देखने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।